लेट 90s का दौर है। निश्तर पार्क कराची में अवाम का ठाठे मारता समुंदर खामोशी के साथ वजीर बराए मजहबी उमूर और इस्लामिक स्कॉलर आमिर लियाकत हुसैन के बयान को सुन रहा है। वहीं एक नौजवान लड़का अपने बाप के साथ खड़ा होके बहुत गौर से आमिर लियाकत हुसैन के हर लफ्ज और हर अदा को नोटिस कर रहा है। वो लड़का ये बोलने का अंदाज और आवाम को अपने अल्फाज के जादू में घुमा देने का फन सीखना चाहता था। वो घर पहुंचा, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अम्मी, बहन, भाई, दोस्तों सबको बताया कि वो आमिर लियाकत हुसैन को देखकर आया है, उनको सुनकर आया है। लेकिन वो बच्चा भी कहाँ जानता था कि वो बड़ा होकर आमिर लियाकत हुसैन 2.0 और वसीम बदामी के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वसीम बदामी की जिंदगी पे। एक कैसे खारा दर की तंग गलियों से लेकर उन्होंने पाकिस्तान के नंबर 1 एंकर और होस्ट बनने का सफर तय किया। कैसे एक कम गो लड़का बड़ा होकर इतना बोलने का फन सीख गया कि लोग उसको सुनने के लिए बेताब होते। तो चलिए नजर डालते हैं वसीम बदामी की जिंदगी पर। लेकिन उनकी जिंदगी में घुसने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कराची का कदीम तरीन इलाका खारा दर, यहाँ की तंग और तारीक गलियों में दिन और रात जिंदगी का शोर बिखरा रहता था। यहीं पे मुकीम एक शिया घराने के अंदर 7 फरवरी 1985 को एक लड़का पैदा होता है। उस खानदान में किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि मीडिया इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम बनेगा। इस बच्चे का नाम रखा गया वसीम रजा बदामी। वसीम बदामी का बचपन आम सा था, लेकिन उनके ख्वाब बहुत बड़े थे। उनका ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था, जहां उनके लिए वसाइल बहुत महदूद थे। लेकिन कुछ चीजें थीं जो वसीम को बहुत अच्छे से आती थी। बोलने का हुनर, सवाल करने का जुनून और एक अज़म कि कुछ ऐसा करना है जो सबको याद रहे। वसीम बचपन से ही पढ़ने लिखने और बोलने के शौकीन थे। अखबार पढ़ना और न्यूज़ देखना उनका बचपन का ही शौक था। वसीम बदामी का बचपन खासा मुनफरिद सा था। वो ज़्यादा बातचीत लोगों से नहीं करते थे। आज के ज़माने में वो एक इंट्रोवर्ट बच्चे थे। टीचर्स बदामी के बारे में कहती थी अ गुड ऑब्जर्वर। वो बच्चे जो सवाल कम करते हैं लेकिन ऑब्जर्व बहुत अच्छा करते हैं। वसीम के अंदर हर चीज़ की क्यूरियोसिटी, हर चीज़ समझने का जज्बा और सवाल पूछने की सलाहियतें उन्हें दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ बनाती थी। वसीम बदामी ने स्कूलिंग एक आम से इलाके के उर्दू मीडियम स्कूल से ही हासिल करी। लेकिन इसी स्कूल लाइफ में एक मज़ेदार बात ये थी कि वसीम बदामी को शुरू से ही करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट था। जहाँ बच्चे कॉमिक्स, स्टोरी बुक्स और फेरी टेल्स पढ़ते, वो वहाँ न्यूज़पेपर्स पढ़ते। जब वो टीवी पे आता करंट अफेयर्स का तलत हुसैन का शो देखते, तो उनके दिल में एक बात हमेशा आती कि मुझे भी इस जगह होना है। छोटी उम्र से ही वसीम बदामी को हेडलाइन की तफरीक आती थी, जिसकी बदौलत धीरे धीरे उनके अंदर का जर्नलिस्ट उभरता रहा। फिर आया कॉलेज का दौर। वसीम ने कॉमर्स का रुख कर लिया। उन्होंने इंटरमीडिएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मैन नाज़िमाबाद से किया। और इसी कॉलेज के दौर में वसीम के अंदर की एक और हॉबी सामने आई, उनकी राइटिंग स्किल्स। कॉलेज के अंदर वसीम अपने असाइनमेंट्स और होमवर्क्स इस तरीके से कंप्लीट करते, उनके लिखने का अंदाज इतना मुनफरिद और इतना अच्छा होता कि टीचर्स को लगता कि ये बच्चा बना ही जर्नलिज्म के लिए है। इंटरमीडिएट होते ही वसीम ने बैचलर्स की तरफ कदम उठाया, बीकॉम किया। लेकिन साथ ही वसीम के दिमाग में ये चीज़ ज़रूर थी कि स्टडीज़ को इस लेवल तक लेके जाना है जहाँ प्रोफेशनल ग्रोथ हो। और इसी सोच के साथ वसीम ने ज़ेबस्ट यूनिवर्सिटी में कदम रखा। यहाँ पहले BBA और फिर MBA किया। अमूमन MBA एक आसान डिग्री नहीं होती, लेकिन वसीम के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि यहीं से उन्होंने अपने करियर को फॉर्मली शेप करना शुरू किया। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई साथ साथ चलती रही और अब आया वो मोड़ जहां वसीम के लिए उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। और वसीम बदामी ने कहाँ चुप करके पढ़ाई करनी थी। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दफ्तर और रेडियो ऑफिस में
दरवाजे खटखटाना शुरू कर दिए और यहीं से उनको मिली पहली अपॉर्चुनिटी। और वसीम के कैरियर का स्टार्ट हुआ ट्रैफिक रिपोर्टिंग से। जी हाँ, इमेजिन करें एक लड़का जिसका प्रोफेशनल कैरियर अभी अनसर्टेन है और वो रोज माइक के सामने खड़ा होकर कराची का ट्रैफिक बताता है। जी हाँ, टावर पे ट्रैफिक कम है, गुलशन का ट्रैफिक ज्यादा है, लोग एमेजना का रुख कर रहे हैं या और कोई रास्ता। ये थी वसीम बदामी की स्टार्टिंग। ये शुरुआत वैसे तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन उनके मुताबिक यही वो ट्रेनिंग ग्राउंड था जहां से वसीम अब आगे की तरफ सोच सकते थे। ट्रैफिक रिपोर्टिंग ने उन्हें बोलने का हुनर, माइक के सामने कॉन्फिडेंस और ये सिखाया कि कैसे अपने अल्फाज को इंगेजिंग तरीके से माइक के सामने डिलीवर करते हैं। जी हाँ, सुबह में MBA की स्टडीज और शाम में ट्रैफिक रिपोर्टिंग, यही वो कॉम्बिनेशन था जिसने वसीम बदामी को एजुकेटेड और कमिटेड बनाया। एजुकेशन ने उनको फाउंडेशन दी और माइक और ट्रैफिक रिपोर्टिंग ने उनको एक्सपीरियंस। वसीम बदामी जब मीडिया इंडस्ट्रीज में नए एंटर होने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें एक ऑडिशन की अपॉर्चुनिटी भी मिली जिसे वो अपना गोल्डन चांस समझ रहे थे। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो शायद वसीम ने खुद भी नहीं सोचा होगा। वो ऑडिशन के लिए गए और ऑडिशन लेने से पहले ही सामने बैठे एक जज ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, यू आर नॉट एन एंकरिंग मटीरियल। जी हाँ, ये वाकया वसीम बदामी कई दफ़ा हम शोज में बता चुके हैं। वसीम बदामी के मुताबिक जब वो उस स्टूडियो से घर की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने बस में अल्लाह ताला से बात करी, उनसे 5 साल का वक्त मांगा और 5 साल बाद जो हुआ सबने देखा। और बाद में जाके यही रिजेक्शन थी जो वसीम बदामी के लिए एक फ्यूल बन गई। ये रिजेक्शन उनके करियर का असल टर्निंग पॉइंट बना। इस रिजेक्शन के बावजूद वसीम बदामी ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपना काम और अपनी स्टडीज साथ साथ करते रहे और फिर आया 2006। ARY नेटवर्क को लॉन्च हुए 6 साल गुजर चुके थे। वो अपनी टीम को मजबूत करना चाहता था और वहीं वसीम बदामी का ऑडिशन हुआ। वसीम के बोलने का अंदाज, उनके एक्सप्रेशंस और उनकी सलाहियतें, ये सब कुछ वहां पे बैठे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को पसंद आ गई और वसीम बदामी के करियर का गोल्डन एरा स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग सिर्फ एक रिपोर्टिंग से हुई। ARY न्यूज के अंदर भी वसीम बदामी की जॉब ट्रैफिक रिपोर्टिंग ही थी, जो एक खासी सादा जॉब होती है। लेकिन वसीम ने अब इसको सादा रहने नहीं दिया। उनके अंदाज और उनकी सलाहियतों ने इसे एक ग्लैमरस जॉब बना दी थी। ARY में बैठे लोग अब ये समझ चुके थे कि वसीम बदामी ट्रैफिक रिपोर्टिंग तक के लिए महदूद नहीं रहे। वो समझ चुके थे कि ये अब आगे जाएंगे। वक्त गुजरता गया। ट्रैफिक रिपोर्टिंग से ARY के स्टूडियो तक वसीम बदामी ने अपने कदम मजबूत कर लिए थे और 1 साल के अंदर ही वसीम बदामी ARY के खास तरीन लोगों में शामिल होने लगे थे। और फिर आया 27 दिसंबर 2007। शाम का वक्त है। पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल एक नाजुक मोड़ पर है। एक ऐसी सियासी शख्सियत जिस वक्त पूरे मुल्क के लोगों की जबान पर है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। उन पे हमला होता है। वसीम बदामी उस पूरे हमले की कवरेज अपने स्टूडियो से बैठ के कर रहे होते हैं और फिर आता है वसीम बदामी के करियर का सबसे मुश्किल मरहला। प्रोड्यूसर के बार बार डांटने के बाद वसीम बदामी वो अल्फाज ब्रेक करते हैं जो उनकी आवाज में पूरे मुल्क ने सुने। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई हैं। आहिस्ता आहिस्ता वसीम बदामी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने कदम जमा रहे थे। साल 2010 में उन्हें 11th आवर शो की होस्टिंग भी दे दी गई। और ये होस्टिंग कैसे मिली, आइए वसीम बदामी से खुद ही जानते हैं। तो अगेन प्रोग्राम एंकर बनना था, लेकिन दिन में खबरें पढ़ रहे थे,
ہے تو ایک دن جیسمین منظور صاحبہ ایبسنٹ تھی تو پروگرام کا موقع مل گیا. یعنی اگر میں اس دن جیسمین صاحبہ کا پروگرام نہ کرتا جب وہ ایبسنٹ تھی یہ کہہ کر کہ بھائی جان یہ پروگرام رات 11 بجے میں صبح 6 بجے سے آیا ہوں, چھٹی میری دوپہر 3 بجے ہوتی ہے, کل صبح پھر 6 بجے آنا ہے, تو میں کوئی پاگل ہو گیا, مجھے کوئی اضافی پیسے دے رہے ہو گیا اس کام کے, تو پھر آج مجھے یہ موقع نہ ملتا. جب بولنے کا انداز, سوال کرنے کا ہنر اور انٹیلیجنس, اس کے ساتھ ساتھ معصومانہ سوال وسیم بادامی کی پہچان بنتے جا رہے تھے. اور صرف سیاست ہی نہیں, 11th آر کے ساتھ ساتھ وسیم بادامی کو ہر لمحہ پرجوش بھی دے دیا گیا تھا. اور پھر آیا سال 2013 جہاں وسیم بادامی کی زندگی کے سب سے اہم ترین سالوں کا آغاز ہوا. انہیں رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ کرنے سے دی گئی, اور یہ ٹرانسمیشن ان کو اکیلے نہیں کرنی تھی. ان کے کو ہوسٹ تھے مشہور نعت خواں جنید جمشید. وسیم بادامی کی صاحب گوئی اور جنید جمشید کی نرمی, ان دونوں نے اس ٹرانسمیشن کو صرف ایک ٹرانسمیشن ہی نہیں, لوگوں کے لیے ایک عبادت گاہ بنا دیا تھا. یہ ڈوو لوگوں کو اتنا پسند آنے لگا کہ اب لوگ کسی ٹرانسمیشن کو نہیں دیکھتے تھے. ہر گھر, ہر آفس اور سب لوگ صرف ARY ڈیجیٹل پہ شان رمضان ہی دیکھتے تھے. سال گزرتے رہے, وسیم بادامی کے لیے جنید جمشید اب ایک کو ہوسٹ سے بڑھ چکے تھے. وہ ایک بھائی, ایک دوست, ایک مینٹور بن چکے تھے. جنید جمشید کے الفاظ سے لے کے ان کی دی ہوئی سیکھ, ہر چیز وسیم بادامی کے لیے اہمیت کی حامل تھی. اور پھر آیا سال 7 دسمبر 2016. PK 661 پلین کریش میں وسیم بادامی نے اپنے بھائی, اپنے دوست, اپنے مینٹور جنید جمشید کو کھو دیا. جنید جمشید کے جانے کی خبر وسیم بادامی کے لیے صرف ایک بری خبر نہیں تھی, یہ ان کا ایک پرسنل لاس بھی تھا. جب 2018 میں شان رمضان کا آغاز ہوا تو وسیم بادامی نے یہ بات کھل کے کہی تھی کہ اب شان رمضان پہلے جیسا نہیں ہوگا. اتنا سب ہونے کے باوجود بھی وسیم بادامی کا فیم نہیں ہوگا. ان کے فیمس ہونے کی اور ان کی لیگیسی کی ایک مثال تو یہ بھی ملتی ہے کہ ان کے سب سے گہرے دوست اقرار الحسن نے بھی بولا کہ کیریئر کا ایک پوائنٹ ایسا بھی آیا کہ جب اقرار الحسن کو وسیم بادامی سے پروفیشنل جیلسی بھی ہونے لگی. 2017 میں وسیم بادامی نے ایک نیا چیپٹر لکھا, WB بائی ہمانی. یہ صرف ایک بزنس پارٹنرشپ نہیں تھی, یہ ایک ٹرسٹ تھا جو وسیم بادامی نے ہمانی پر کیا. ہمانی جو پچھلے کئی سالوں سے ہربل پروڈکٹس بنا رہا تھا, لیکن جب ان کا نام وسیم بادامی کے ساتھ جڑا تو لوگوں نے بھی اس پہ ٹرسٹ کیا اور اسے اپنی ڈیلی لائف کا پارٹ بنا لیا. اسکن کریم سے لے کے اسکن آئل تک ہر چیز معیاری, پرفیکٹ کوالٹی اور اثر انداز, یہ سب چیزیں WB بائی ہمانی کی پروڈکٹس بنی. اور آج اس کے آؤٹ لیٹس دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں. دبئی, ٹرکی, USA یا UK ہو, WB بائی ہمانی آپ کو ہر جگہ ملے گا. سیلیبریٹی لائف کنٹروورشل نہ ہو, ایسا تو ہو نہیں سکتا. ایسی ہی کچھ کنٹروورسیز کا سامنا وسیم بادامی کو 2015 میں ہوا. 2015 میں بول نیٹ ورک اناؤنس ہوا. پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا میں آگ لگ چکی تھی. بیسٹ ایڈورٹائزمنٹ, الٹیمیٹ بیسٹ ہائرنگز, ان سب نے سارے ٹی وی چینل مالکان کو ہلا کے رکھ دیا تھا. کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس بول نیٹ ورک کے پیچھے آخر ہے کون. اور پھر بول نیٹ ورک نے وسیم بادامی اور اقرار الحسن کو بھی ہائر کر لیا. اقرار الحسن کو ایز پرائم ٹائم شو ہوسٹ, لیکن پھر آتے ساتھ ہی بول پہ برا وقت بھی آ گیا. اسکینڈلز اور کرپشن کیسز کو لے بدنامی شروع سے ہی بول کا مقدر بنی. اور پھر وسیم بادامی اور اقرار الحسن دونوں نے بول کو خیر بات کہہ دیا اور واپس ARY میں آ گئے. ARY نے ان کو ایک وارم ویلکم کیا اور دوبارہ ان کو اپنی اپنی جگہ دے دی. اور اس بار وسیم بادامی مزید طاقتور ہو کر آئے تھے. ان کے شوز, ان کے پولیٹیکل انالیسز, ان کے سوالات پہلے سے زیادہ طاقتور اور پہلے سے زیادہ ہٹ ہو رہے تھے. اور اب آتے ہیں وسیم بادامی کے کیریئر کی انٹرسٹنگ پارٹ کی طرف. جی ہاں, ایک بیٹل فیلڈ رپورٹنگ
जो वसीम बदामी ने बैटल फील्ड में जाकर तो नहीं, लेकिन ARY के स्टूडियोज में बैठकर जरूर की। 2025 पाकिस्तान इंडिया कंट्रोवर्सी, पहलगाम अटैक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के खात्मे और सीज फायर तक हर चीज जिस तरह वसीम बदामी ने रिपोर्ट करी, जिस तरह वसीम बदामी कौम की आवाज बने रहे, कौम का जज्बा जगाते रहे और उन्हें ये याद दिलाते रहे कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मुश्किल वक्त में पाकिस्तानियों को अलग कर सके। और वसीम बदामी के इस कारनामे को तो हुकूमत ने भी सराहा। 14 अगस्त 2025 को वसीम बदामी को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी वसीम बदामी को क्रिटिक्स का सामना जरूर होता है। उनके मासूमाना सवाल और मासूमाना जेस्चर को लोग ड्रामा और मैनिपुलेशन कहते हैं। रमजान ट्रांसमिशंस या क्रिकेट शोज, उनकी अक्सर चीजों पर मीम्स बनाई जाती है, लेकिन उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना काम करने में लगे हुए हैं। वसीम बदामी पाकिस्तान का आज वो ब्रांड है जो दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। थ्रू आउट वसीम बदामी की जर्नी, खारा दर की तंग गलियों से लेकर ARY के 11th आवर के स्टूडियो और हर पाकिस्तानी के घर तक, ये इस बात का सबूत है कि अगर एक इंसान के अंदर लगन, कमिटमेंट और पैशन हो तो वो कुछ भी करता है। वसीम बदामी की जर्नी हम जैसी हर यूथ के लिए, यंग पाकिस्तानीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके लिए एक सीख है कि कैसे स्टडीज, कैरियर और हर चीज एक साथ चलाई है। अपने मन चाहे मकाम के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, ट्रैफिक रिपोर्टिंग से लेकर आज 11th आवर के स्टूडियो तक। वसीम बदामी जैसा कोई भी नहीं है।